जी सर। अच्छा जनाब, देखिए आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज जरा अपनी फीस के ऊपर तवज्जो दें। मेरी परसों बहुत बेइज्जती हुई है। ग्रेजुएट स्कूल के 45 लाख रुपए जो हैं आउटस्टैंडिंग है। आप लोग जो भी हैं, अगर किसी को इश्यू है इंस्टॉलमेंट कराने का, मतलब ये तो हो जाए ना कि फीस आनी शुरू हो गई है। और ये जो फैसला हो चुका है उस मीटिंग के अंदर कि मिड टर्म में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा अगर आपके ड्यूज क्लियर नहीं होगा, या तो उसको प्लीज जरा जल्दी कर लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, तो हमने बात कर ली है जनाब ये चीजों की। मैंने आपको बता दिया है कि जो लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, शुरू में बात कर रहा था कि इस दफा मैंने इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन करानी है, क्योंकि इस क्लास में जो एनरोलमेंट है वो बहुत कम है पिछली क्लास के मुकाबले। पिछली दफा ऐसा ना, हम कितने लोग थे, 29 थे ना गालिबन। यस सर, 29। तो अभी कितने, 14-15 होंगे मेरे ख्याल से। कितने हैं? तुम तो मॉनिटर हो, किस 13 है बात सर के अभी तो मॉनिटर ग्रुप हो में। तुम यार? 2 नंबर किस बात के मिलेंगे तुम्हें अगर तुम्हें ये चीजें नहीं पता? टोटल एनरोलमेंट कितना है क्लास के अंदर? 19 सर। 19 है। आज एक न्यू, जी सर, एक न्यू स्टूडेंट ऐड हुआ है, शकील। ओके, हाँ आज एक साहब आए थे, मुझे नाम नहीं पता उनका, मैंने आपको नंबर जी दिया। सर, शकील, तो शकील फिर नाम हमें था सर। फिर आसानी होगी, फिर हम ऐसे कर देते हैं कि हम 3-3 के ग्रुप बना लेंगे। तो 6 ग्रुप की प्रेजेंटेशन हमने करनी है, ठीक है। तो फिर लेकिन इसमें प्रेजेंटेशन का टाइम बढ़ जाएगा आपका। जिस तरह लास्ट टाइम हमने ठीक है सर। 4-4 के ग्रुप बनाए थे हमने। तो अगर 19 है तो 6 ग्रुप बन सकते हैं आराम से हमारे। एक ग्रुप में 4 हो जाएंगे, ठीक बाकी है सर। 3-3 के। तो ये अभी जरा आप आपस में बात करके ना ग्रुप बनाने शुरू कर दें, फिर मैं आपको टॉपिक दूंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है कि एक तो मुझे इसके ऊपर आपसे करवानी है प्रेजेंटेशन ना, कि वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या है हमारे पास। तो एक तो इसके ऊपर है, एक जैसे मैंने आपसे बात की है सस्टेनेबल एनर्जी की बात की। और मैं सोच के बता दूंगा, लेकिन इन द मीन टाइम आप इस पे आगे बढ़िए। 2 बातें ध्यान में रखिएगा। एक, जो आप सब साथी यहाँ बैठे हुए हैं, फीस देने के बारे में, और दूसरे ये कि जो ग्रुप बनाने के बारे में, आप लोग आपस में ग्रुप बना लें। पिछली दफा जो आपकी प्रेजेंटेशन थी, सिवाय एक, ये 8 हमारे ग्रुप थे। तो एक ग्रुप से मैं, या 2 ग्रुप थे ऐसे जो कि जरा ग्लो पार थे, बाकी 6 प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे लेवल की बनी थी आपको, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको पता होगा कि मैंने वही प्रेजेंटेशन से आपको सवाल बना के फाइनल के अंदर दिए थे। आपकी एग्जैक्टली। प्रेजेंटेशन मैंने क्वेश्चन पेपर के तौर पे एग्जैक्टली सर। ठीक है। तो बिल्कुल सर। अभी आपका बिल्कुल। मिड टर्म जो होगा, मैं आपको बता दूं, मैं वही पैटर्न रखूंगा जो कि मैंने पिछली दफा रखा था, कि 30 नंबर का होगा। मोस्ट प्रोबब्ली मैं आपको मैक्सिमम 10 सवाल, या हो सकता है 8 सवाल दूं, कि जिसको आप 3 घंटे के अंदर आप कर सकें। क्योंकि मिड टर्म के लिए अब जो एग्जामिनेशन ने हमें फार्मूला दिया है कि मिड टर्म में चूंकि 30 मार्क्स हैं, तो 2 घंटे का आप पेपर बनाएं, 1 घंटा एक्स्ट्रा दें बच्चों को करने के लिए। और एलएमएस के ऊपर मैं वो डाल दूंगा पेपर। जिस दिन भी आपका मिड टर्म डिसाइड होगा, उस दिन आपने वो करके और टाइम के ऊपर जमा कराना है। ठीक है सर। और उसकी आसानी ओके आपको ये सर। होगी कि अगर एलएमएस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमदर्द के अकाउंट पे भी मेल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या ग्रुप में मैसेज डाल दें अपना भेज के, उसका स्क्रीनशॉट के जी मैंने कर दी, ताकि रिकॉर्ड के ऊपर है कि आपने टाइमली जमा करा दी है। ठीक फाइनल है जो सर। होगा अगेन आपका वही 50 नंबर का होगा, जिस ठीक है तरह हमने सर। पिछली दफा किया था, आपको टाइम देखेंगे। ओके, तो अब हम ओके आगे सर। चलते हैं। ओके सर। अच्छा, ठीक हो गया तो सर। सस्टेनेबिलिटी के प्लस हैं क्या? ओके सर। अगर आप इसकी जो देखें ना, जो बताया जाता है कि सस्टेनेबिलिटी खड़ी होती है 3 चीजों के ऊपर। एक एनवायरनमेंट पे खड़ी होती है, एक आपके इकोनॉमिक पे खड़ी होती है, एक आपके सोशल पे खड़ी होती है। ये 3 पिलर्स है जिसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी बनती है। एनवायरमेंटल की हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, इकोनॉमिक की अब बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक पिलर क्या होता है? इकोनॉमिक पिलर क्या होता है? कोई भी मुल्क जो कि डेवलपिंग सोसाइटी होती है, एक तो डेवलप्ड सोसाइटी, दुनिया में 3 ही डेफिनेशन है ना, कि अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या डेवलप्ड सोसाइटी है। डेवलप्ड के अंदर जो करंट डेफिनेशन है, उसमें ओईसीडी के जो मुल्क है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज की जो 19 मेंबर उसके हैं पूरी दुनिया में, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ये इस तरह के ममालिक शामिल है। ये 19 है। उसके अलावा जितने भी ममालिक हैं, बाकी को या तो आप, अगर दुनिया के अंदर 190 के करीब अगर में हैं, तो आप 100 सवा 100 तो आप ले जाएं अंडर डेवलप के अंदर है। कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में, अगर आप साउथ अमेरिका में जाएं, तो आपको कुछ डेवलपिंग कंट्रीज मिलेंगे, जैसे कि ब्राजील की इकोनॉमी ने बहुत अच्छा किया था
एक ज़माने के अंदर जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री था लैटिन अमेरिका का, आजकल तो उनका बहुत बुरा हाल है बेचारों का। वो बड़ा अच्छा कर रहे थे। बोलिविया की इकोनॉमी बड़ी सी जा रही थी, कॉपर की जब उनकी माइन्स वगैरह चल रही थी। तो ये उनका डिपेंड करता है कि एक सीज़न आता है, उसके ऊपर चल रहे होते हैं, उसके बाद उनका जो है बेड़ा गर्क हो जाता है। तो 100 सवा सौ मुल्क को तो आप निकाल के इनको देखें। अब यहाँ पे इस खित्ते के अंदर अगर आप देखें तो चाइना तो अब डेवलप्ड के अंदर चला गया है, ठीक है ना? लेकिन इंडिया अभी तक डेवलप अपने आप को कहता ज़रूर है, लेकिन वो हो नहीं सका है कि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत अचीव किया है। अपना जीडीपी जो है 6% से ऊपर 7% से ऊपर उन्होंने रखा है। बहुत उन्होंने डेवलप किया है, लेकिन उनकी एक बड़ी इश्यू है कि इंडिया कभी भी डेवलप्ड कंट्री बन नहीं सकता। अब आप कहेंगे ज़रीन साहब जो है इंडिया के खिलाफ हैं इसलिए बात कर रहे हैं, नहीं, मैं लॉजिक पे ये बात कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए 2 चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है। एक, आपके पास डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी सपोर्ट कर सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। आप उसके ऊपर काम करें, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करें, वो होना चाहिए। दूसरे आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर सिर्फ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होती है। आपका रेल का नेटवर्क आता है, आपका रोड का नेटवर्क आता है, आपकी सी पोर्ट्स आती हैं कि जहाँ से आप इम्पोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। वो कितनी है, आप कितना कर सकते हैं? अच्छा फिर आपकी इंडिजिनस रिसोर्सेज़ क्या हैं? आपके इंडिजिनस रिसोर्सेज़ डेवलपमेंट के लिए अगर आपके पास हैं, तो आपको आसानी होगी। अगर आप इम्पोर्टेड रिसोर्सेज़ पे बेस करके आप कर रहे हैं, तो आपको मुश्किल होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ तेल और गैस का जो इम्पोर्ट बिल है, वो $10 बिलियन को टच कर रहा है। ठीक है ना? मोबाइल इम्पोर्ट का बिल आपका $2 बिलियन को टच कर रहा है। तो ये चीज़ इंडिया के अंदर क्योंकि रेल का नेटवर्क हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जो कि चाइना या जापान या अमेरिका या यूरोप के ममालिक का है। तो उनको अपनी जो फिनिश्ड गुड्स हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ से ले जाने के अंदर पोर्ट्स तक ले जाने के लिए जो उनको नेटवर्क रोड का चाहिए, वो उनके पास नहीं है। और उसके ऊपर काम है। फिर आ जाइए ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। आबादी तो उनकी 1.2 1.3 बिलियन को टच कर रही है। लेकिन उसमें से कितनी आबादी है जो कि इस लेवल की है कि आपकी 6% 7% जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, उसको बनाने में कर सके। चीप लेबर अवेलेबल है, एग्री लेबर अवेलेबल है, लेकिन क्या वो इंटेलेक्ट अवेलेबल है? अच्छा, आप इतने पैसे दे नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो ना अ, यूरोपियन कंट्रीज़ को आप देख लीजिए, सिंगापुर की आप मिसाल ले लीजिए कि अगर वहाँ पे आबादी नहीं है, ये टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्सेज़ की कमी होती है, वो अपनी इमिग्रेशन खोल देते हैं कि आओ भाई इमिग्रेट कर दो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये होता है कि जी कभी नर्सेज़ कम पड़ जाती हैं, वो नर्सेज़ को भी खोल देते हैं, इमिग्रेट करके नर्सेज़ चली जाती हैं। उनका एग्ज़ाम जो पास कर लेती हैं, उनको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है, तो वो अपना जो गैप है उसको पूरा कर लेते हैं। यही कनाडा का है, मुख्तलिफ ममालिक का है, तो उस तरीके से पूरा कर लेते हैं। इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? कि इंडिया के एक तरफ है बांग्लादेश, दूसरी तरफ है पाकिस्तान। दोनों से उसके जो मसले-मसाइल हैं, बांग्लादेश से वो इसलिए लेबर नहीं मँगा सकता कि उनकी लेबर मुसलमान है, तो यहाँ आके बैलेंस आउट हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, कि वो वहाँ से बांग्लादेश के किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी मीन को बुला के अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकते। फिर एक जो वहाँ पे अभी हिंदुत्व की लहर आई है, उसके अंदर ये होगा कि अगर कोई मुसलमान आके काम करेगा तो जो इदारा है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूरोप में जब कोई इमिग्रेंट जाता है तो उसको इनिशियल तो प्रॉब्लम आती है, कल्चरल इश्यूज़ आते हैं, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी का इश्यू इतना नहीं है। आज आप ये देखिए कि अगर आप चले जाएँ ना ईस्टर्न यूरोप जब से यूरोपियन यूनियन को खोला है ना, आज आप ईस्टर्न यूरोप के ममालिक चले जाएँ, आप पोलैंड चले जाएँ, आप यूगोस्लावाकिया चले जाएँ, चेकोस्लोवाकिया चले जाएँ और कोई भी रोमानिया की मिसाल लें। क्या हुआ है कि ईयू के मेंबर बनने से उनकी जो जवान मैन पावर है, काम करने वाली मैन पावर है, पढ़ी-लिखी मैन पावर है, वो सारी इमिग्रेट करके फ्रांस चली गई है, स्पेन चली गई है, इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड के अगर अभी जो आप देखें, जो ब्रेक्सिट हुआ है, उसको अगर आप सर्वे देखें जितने भी, उन्होंने ब्रेक्सिट करवाने वालों ने किस फ़ियर को एक्सप्लॉइट किया है। ब्लू कॉलर वर्कर के फ़ियर को एक्सप्लॉइट किया है कि ये बाहर का आदमी आके तुम्हारे यहाँ तुम्हारी नौकरी ले रहा है। अगर तुम ईयू के मेंबर रहोगे, तो ये लोग आके तुम्हारी नौकरियाँ लेते रहेंगे, तो हम इससे निकल जाएँगे। अब उसका इंग्लैंड पे लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट आता है, क्या नहीं आता,
लेकिन ये चीज़ तो अब हो गई है वहाँ पे ना, उन्होंने इस चीज़ को किया। आज आप पोलैंड चले जाएँ, पोलैंड जाके आज से 1 साल पहले मेरा एक दोस्त गया था अपने किसी कंपनी के काम से, वो आके मुझे बता रहा था कि मैं शहरों में फिर रहा था, हैरान हो रहा था कि मुझे सड़क के ऊपर या तो बच्चे नज़र आ रहे थे या बूढ़े नज़र आ रहे थे, मैंने जवान आदमी नहीं देखे। औरत, मर्द, जवान पोलैंड के शहरों में, मुझे जिन शहरों में वो गया, कहता मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो उसने वहाँ लोगों से पूछा तो पता चला कि जी मेजॉरिटी जो यानी जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन किस तरह इस्तेमाल होती है, कि आपके कितने डॉक्टर जो है कनाडा चले गए, कितने डॉक्टर आपके अमेरिका चले गए या मिडल ईस्ट में जाके काम कर रहे हैं। एक तो होता है ना कि मैनुअल लेबर आपकी जगह काम कर रही है, एक होती है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल है वो मुल्क छोड़ना शुरू कर देते हैं। उसके मुख्तलिफ हालात होते हैं कि जो तो सबसे बड़ी तो बात इकोनॉमिक रीज़न होते हैं। तो ये जो है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किसी भी मुल्क की डिपेंड करती है 3 चीज़ों के ऊपर, कि आपके रिसोर्सेज़ क्या हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उन रिसोर्सेज़ को एक्सप्लॉइट करने का, आपके पास मैन पावर कितनी है, ह्यूमन कैपिटल कैसा है आपका, ह्यूमन कैपिटल में आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये अगर चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा अब आ जाइए आप सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। सोशल डेवलपमेंट से हमारी क्या मुराद है? कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर आपके जो लोग हैं, उनके साथ आप क्या करें? सोसाइटी आपकी किस तरीके से डेवलप हो रही है? आपका जो फैब्रिक है सोसाइटी का, वो किस चीज़ पे बेस कर है? मैंने पिछली दफ़ा भी आपको क्लास में एक मिसाल दी थी। मेरी एक दोस्त है शीरीन नकवी, इस वक़्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ट्रेनर है वो है। अगर 1 दिन के लेक्चर देने के वो 2 ढाई लाख रुपए लेती है। उसका एक बड़ा मशहूर कौल है कि आपने अगर किसी भी शहर को, किसी भी मुल्क को देखना हो और आप जाएँ, तो आप वहाँ पे 5 चीज़ें नोट कर लें। अगर आपको 5 चीज़ें मिलेंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, वो मुल्क कैसा है या वो शहर कैसा है। पहली बात कि ट्रैफ़िक का निज़ाम कैसा है। नंबर 2 गार्बेज डिस्पोज़ल कैसी है उस शहर के अंदर, ठीक है? नंबर 3 जो अ, एल्डरली का ट्रीटमेंट कैसा है या जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं उनको आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? पब्लिक टॉयलेट्स का निज़ाम कैसा है? और आखिरी चीज़ कि आप जिस जगह खाना मुफ़्त मिल रहा हो, आप किस तरीके से खाते हैं उसको? ये 5 चीज़ें डिफाइन करती हैं। इन 5 चीज़ों के ऊपर आप अपने मुल्क को रख के देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं। अ, यार मैम आप हेलो, ठीक है? तो इन 5 चीज़ों के ऊपर अपने आप को आप रख के देख लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। तो ये सोशल डेवलपमेंट जो है जिसको हम कहते हैं ना, कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर आगे मैं आपको इंडेक्सेस बताऊँगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है या दुनिया के अंदर हम कहाँ खड़े हैं, इसमें हम कहाँ खड़े हैं। बुनियादी बात ये है कि ये तो चाहे हुकूमत हो, अपोज़िशन हो, पिछले 50 साल में जब से मैंने होश सँभाला है, मैं यही सुन रहा हूँ कि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है। मैंने कभी ये नहीं सुना, कभी फ़िगर जो है नंबर आगे-पीछे करके हम इसको 45% पे ले आते हैं, कभी ये 50 को क्रॉस कर जाती है। ये बात तय है कि हमारे मुल्क के अंदर लेट्स एक्सेप्ट इट कि 50% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं। यानी मकसद ये हुआ कि इसकी डेफिनिशन क्या है कि वो फैमिली जो है वो उनकी जो डेली इनकम है वो $1 $2 जो भी फ़ॉर्मूला उन्होंने बनाया हुआ है, उस पे वो पूरे नहीं उतर रहे तो उससे कम है। यानी आधी आबादी आपकी एक वक़्त खाना खाती है, एक वक़्त खाना नहीं। तो अब कुछ लोग सोशल डेवलपमेंट से मुराद ये लेते हैं कि जी हमारे यहाँ बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़कात देने वाले मौजूद हैं। अच्छा, भाई तुम ज़कात देने वाले हो, भाई जो आदमी टैक्स नहीं दे रहा उसकी ज़कात अल्लाह ताला कैसे कबूल कर सकता है? हमारा जो सरमायादार है, हमारा जो सेठ है, हमारा जो दुकानदार है, बहैसियत एक कौम के हम टैक्स चोर हैं। चाहे इस चीज़ को आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, बट दिस इज़ अ रियलिटी कि हम टैक्स चोरी करके और फिलैंथ्रोपी करते हैं। अभी रमज़ान गुज़रा है, मैं घर से बहुत कम निकलता था। लेकिन 1-2 दफ़ा जब भी निकला हूँ, तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, उस इलाके में, शाहराह फैसल के ऊपर, कुरंगी रोड के ऊपर, जहाँ देखें आप लाइनें लगा के लोग जो हैं 100-100, 200-200, 600-600 आदमियों को इफ्तार करा रहे हैं। ओ भाई, अगर तूने इस पैसे से जिसको इफ्तार करा रहा है, अगर तेरा तूने इस पे टैक्स दिया है, कोई चोरी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर तो अगर नहीं है, तो फिर तू जो भी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं। अब सोशल वेरिएबल्स क्या होते हैं कम्युनिटी के साथ? नंबर 1 आपका एजुकेशन का निज़ाम क्या है? आपको मज़े की बात बताऊँ?
बीकन हाउस में से आप में से बहुत सारे लोग शायद पढ़े भी हों। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम का आपने नाम सुना होगा ना? क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ मैं? जी। पढ़े पढ़े भी होंगे आप लोग, इसमें से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह गली अच्छा से अच्छा, पढ़ा नहीं है। पढ़ा आपने। चले मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं तो सिर्फ ये गए जनाब, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में हम अरबपति हो गए हैं, बच्चों के से फीसें ले लेके, तो अब हम मुल्क से बाहर जाके और आपको दिखाएंगे कि हम कैसी एजुकेशन देते हैं। दे वेंट टू श्रीलंका। ठीक है जी, श्रीलंका में उन्होंने 5 मुख्तलिफ शहरों में स्कूल खोले, वहीं के टीचर्स लिए, सब कुछ किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किराए पे लेके बड़ा सब कुछ किया। 3 साल के बाद वाइंड अप करके आ गए। क्यों? इसलिए कि श्रीलंका ने अपना बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो बनाया है, जो गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए कि एजुकेशन देना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वो इतना अच्छा था कि ये नाकाम होके आ गए। यहाँ पे पाकिस्तान में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे हल्का अहबाब में ऐसे लोग हैं, मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, कि जिनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई तो वो आज से तैयारी शुरू कर देते हैं, इसकी तैयारी कराओ कि 1.5 पौने 2 साल की उम्र में इसका बेबीयू में दाखिला कराना है, या इसका मामा पारसी में दाखिला कराना है, या इसका कराची ग्रामर में दाखिला कराना है। उसको 3 साल की बच्ची को वो 10,000 रुपए की ट्यूशन पढ़वा रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं उसको जाने के लिए। ठीक है? तो पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ बहुत फर्क मिलेगा आपको। मैं गिलगित गया हूँ, मैंने जो वहाँ का गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम देखा है, वो अमेजिंग है। वहाँ जो लिटरेसी रेट है वो अमेजिंग है, 90% के अंदर वहाँ पे गिलगित के अंदर अमेजिंग रेट है। अच्छा, आप केपी का एजुकेशन सिस्टम देख लें, गवर्नमेंट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम, पंजाब का गवर्नमेंट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम, यानी उनके जो पढ़े हुए बच्चे हैं, अगर आपके, मैं 2 कॉलेजेस के नाम ले रहा हूँ, मुझे अब तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। किंग एडवर्ड, फातिमा जिन्ना, ये 2 है ना लाहौर के अंदर बड़े मेडिकल कॉलेज। आप हर साल जो एडमिशन होते हैं उसको एनालिसिस कर लें। अभी एक साहब ने रिपोर्ट पब्लिश की थी, इसमें मैं देख रहा था कि आज की तारीख में भी, मैं आज से 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा कि जब उर्दू मीडियम कॉमन था, आज की तारीख में भी 60 टू 70% स्टूडेंट एंटरिंग किंग एडवर्ड कॉलेज, फातिमा जिन्ना कॉलेज जो खवातीन का है मेडिकल कॉलेज, उसके जो 60 टू 70% बच्चे वो हैं जो कि उर्दू मीडियम से जिन्होंने मैट्रिक किया, गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि पंजाब का जो एजुकेशन सिस्टम है कुछ काम कर रहा है ना, कर रहा है। अच्छा, तीसरा आ जाइए आप, सोशल रिसोर्सेज क्या है? सोशल रिसोर्सेज से क्या मुराद है हमारी, कि जो माशरे को आगे बढ़ाने के लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, जिसको हम ब्रदरहुड भी कहते हैं, एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो। जब से 18 अमेंडमेंट आई है, हमने हेल्थ को जो है सूबे के हवाले कर दिया। जनरली आप देख लीजिए कि कराची के अंदर आखिरी अस्पताल जो गवर्नमेंट सेक्टर में बना है, वो 16 नंबर के अंदर एक जो हार्ट का एक है जो 100 बेड का हॉस्पिटल बना है। एक कराची मेडिकल एंड डेंटल जो बना था वो बना है, वो लेट 90s में, अर्ली 20s में बना है। आखिरी बड़ा अस्पताल जो बना है 70s में भुट्टो साहब के ज़माने में बना है, जिसका नाम है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। ठीक है? डॉ मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल पाकिस्तान बनने से पहले का है, जिन्ना हॉस्पिटल पाकिस्तान बनने के बाद बना है। अब्बासी शहीद भुट्टो साहब के ज़माने में बना है। औरंगी टाउन के अंदर जो एक हॉस्पिटल है, मैं कराची की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पिछले 30-35 साल इसी शहर के अंदर गुजरे हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। दूसरे शहरों की मैं मिसाल नहीं दे सकता क्योंकि मैं वहाँ रहा नहीं हूँ। शेख ज़ैद का हॉस्पिटल जो बनाया है वो उन्होंने अबू धाबी वालों ने बनाया है। अब मैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल गिनवाना शुरू करता हूँ, जो कि ट्रस्ट के नाम पे बने, जिनका डीड ये था कि जी वो नॉन प्रॉफिट होंगे और उस पे चलेंगे। उनका आप हाल देख लीजिए कि क्या हाल हुआ है। पहला अस्पताल है आगा खान, जिसको सिंध गवर्नमेंट ने प्राइम लैंड दी इस बुनियाद के ऊपर, वो चैरिटी हॉस्पिटल होगा, ये होगा, वो होगा। इस वक्त सबसे महंगा अस्पताल आगा खान है। बिलों की ओवर चार्जिंग वो करते हैं। द लैब ऑफ आगा खान इज द मोस्ट एक्सपेंसिव लैब इन कराची। ये एक हो गया। दूसरा आ जाइए आप जियाउद्दीन की तरफ। 1000 उनके मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल हैं उनके अंदर बेड्स की तादाद 1000 है। और एज ए रूल ऑफ थंब, अगर आपका पास 1000 अस्पताल के बेड के अस्पताल हैं
इसका मतलब ये कि आप 10 करोड़ का महीने का आप कमा रहे हैं। अब मुझे आप जैसे कभी ये अभी जो हुआ है ना, कोविड की मैं बात नहीं कर रहा, कोविड के अंदर या एनआईसीवीटी, ये 2 ऐसी चीज़ें, या एसआईयूटी जो है, ये 2-3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कि जो पिलर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। और वो किस लिए कि प्राइवेट डोनेशन से उन्होंने एक बन के एक आइसोलेशन के अंदर एक जज़ीरा बना दिया है, जिसके अंदर सब कुछ है। इंडस हॉस्पिटल वो वाहिद हॉस्पिटल है जो कि अभी तक नॉन प्रॉफिट के ऊपर चल रहा है, डोनेशन लेके चल रहा है, लोगों को ट्रीट कर रहा है। साउथ सिटी में अंदर आप जाने का सोच नहीं सकते जो डॉक्टर ये और जितने भी हॉस्पिटल आप दे दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है, अगर आप नॉर्मली आपको कोई तकलीफ हो जाए, अल्लाह ना करे, मिसाल के तौर पे आपको कोई ऑपरेशन कराना है, आपका पित्ते के अंदर पत्थर हो गए, आपको ऑपरेशन कराना है। तो अगर आप जिन्ना के अंदर जाएँगे ना, तो आपको 6 महीने बाद की डेट मिलेगी, चाहे आप पत्थर की तकलीफ से आप मर जाएँ, आपको नहीं मिलेगी, इसलिए कि उसके ऊपर इतना प्रेशर है। अंदरूनी सिंध से भी वहाँ पे मरीज़ आते हैं, अगर आप जिना अस्पताल जाके देखें, तो आपको पता चलेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी है, जिना के साथ 2-3 यूनिट्स हैं उनके। तो यू विल सी के जी वहाँ पे रात को ज़मीन पे, लॉन में जो लोग सो रहे होते हैं, जो मच्छरों से कटवा रहे होते हैं, उनकी तादाद जो है हज़ारों के अंदर होती है, और सैलानी वाला उनको खाना खिला रहा होता है शाम में 7 बजे, ठीक है? अच्छा, जनरली क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है हमारी? आप में से कोई मुझे बताए कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आप अमीर नहीं है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है हमारी? और अमीरों की भी क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ? मुझे बताएँ ज़रा, क्या है? आर वी लिविंग अ लाइफ ऑफ क्वालिटी और नॉट? क्यों भाई, क्या हो गया? कहाँ गायब हो गए हो तुम लोग? नो गुम सर। क्यों हो गए? मैंने एक सवाल पूछा है आपसे, भाई मेहरीन आप बताइए ज़रा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आर वी लिविंग अ क्वालिटी लाइफ? महामर्शद आप हैं मौजूद? सर। मैंने आपका नाम देखा था। सर नईन अरशद हियर। जी, जी सर। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या हम क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं? नो सर। नहीं सर, हम क्यों? क्वालिटी लाइफ नहीं जी रहे। चलिए अब मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ, क्यों नहीं जी रहे हम क्वालिटी लाइफ? चलिए मुझे बताएं, क्योंकि सर हमारे पास बेसिक रिसोर्सेज ही क्वालिटी नहीं लाइफ है। से आपकी मुराद क्या है? जब मैं कहूँ कि जी क्वालिटी ऑफ लाइफ सर बेहतर जिसमें है। बेसिक इंसान की जो नीड है। हम्म, हेलो जी सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। इंसान की जो नीड है। जी। क्वालिटी लाइफ से मुराद ये है कि इंसान की बेसिक नीड, एक लेमैन की बेसिक नीड पूरी हो। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है यहाँ। ठीक है। और क्वालिटी लाइफ कोई लग्जरी, मतलब अगर आप लग्जरी लाइफ को क्वालिटी लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते कि आप एसी वाले कमरे में रहें और आप स्मार्टफोन यूज़ करें। ये क्वालिटी लाइफ नहीं है। मैं इसको नहीं बिल्कुल आपने समझती। सही बात की। क्वालिटी लाइफ क्या है कि आपका बेसिक राइट जो है ना, लोग कहते हैं कि जी रोटी कपड़ा और मकान है, लेकिन सबसे पहले आपका बेसिक राइट है राइट टू एजुकेशन, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि एवरी चाइल्ड इन दिस कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन एंड क्रीड हैज द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। ये एक पहला राइट है जो कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है। शुरू के जो आर्टिकल्स है ना, जिसको हम कभी आपको कोई बताएगा नहीं इस चीज को, आर्टिकल 245 की बातें करेंगे, दूसरी बातें करेंगे। आपका एजुकेशन का राइट गारंटी करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताइए कि हमने जो निजाम बना दिया अपना पिछले 70 साल से, वही एक विशेष सर्किल चला आ रहा है कि अगर आप पॉलिटी साइकिल के अंदर फंस गए हैं तो आपको निकलने के लिए कोई 100 में से या 1000 में से कोई एक होता है जो कि अपने पॉलिटी साइकिल को तोड़ के बाहर निकलता है और अपने हालात बेहतर करने की कोशिश करता है, निकलता है। क्वालिटी लाइफ, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्वालिटी हाथ में अच्छे स्मार्टफोन होने का नाम नहीं है, क्वालिटी अच्छी गाड़ी में सफर करने का नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ आती है कि जब आपको सेटिस्फेक्शन हो किसी चीज के अंदर ना, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो वो बेकार है। आप 5 लाख रुपए की नौकरी कर लें या 15 लाख रुपए की नौकरी कर लें, इफ यू आर नॉट एंजॉइंग योर सेल्फ व्हाट आर यू डूइंग, तो वो आपका मजा नहीं आता। अब मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, जितना एन्जॉय मैं इस वक़्त ये हमदर्द की टीचिंग को कर रहा हूँ, इस नौकरी को कर रहा हूँ, मैंने 1200 आदमियों के मेरे अंडर में काम करते थे। मेरे ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ जो था कानून होता था। लेकिन मैंने उस चीज़ को इतना एन्जॉय नहीं किया जितना मैं इसको एन्जॉय कर, क्यों?
कि मेरा एक इंटरेक्शन जो हो रहा है, एक यंग जनरेशन के साथ हो रहा है, उनके सवाल मुझे सोचने पे मजबूर कर देते हैं। वहाँ पे मेरा लफ्ज़, मेरे ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ कानून था। मुझे चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। एजुकेशन के अंदर चैलेंज का नाम होता है, कि बच्चा जब आपसे सवाल कर रहा होता है, बेसिकली वो आपके इंटेलेक्ट को चैलेंज कर रहा होता है। उसका सवाल आपको सोचने पे मजबूर करता है। हम कॉर्पोरेट लाइफ में जब काम कर रहे होते हैं और जब एक सीनियर लेवल पे पहुँच जाते हैं ना, वहाँ जाके एक स्टैग्नेंट हो जाता है आदमी, ठहर जाता है पानी। है या नहीं? मैंने आज पाउलो कोएल्हो का एक कोट शायद आपके ग्रुप में भी भेजा है, कुछ लोगों को मैंने भेजा है। अभी मैं आपको सुना देता हूँ, उसका मैं पढ़ रहा था, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर है पाउलो कोएल्हो। उसकी मैं किताब अभी जो मैं सेकंड सेमेस्टर वालों को जो पढ़ा रहा हूँ, हालाँकि उनके सिलेबस में शामिल नहीं थी किताब, लेकिन मैंने उनको मजबूर किया कि जी तुम ये किताब पढ़ो और मैं इसमें से तुम्हारा पेपर का 20% जो है ना फाइनल का पेपर का, यानी 10 नंबर के सवाल इस किताब में से दूँगा। अल्केमिस्ट जो उसकी किताब, वो कहता है कि यू आर ऑलवेज़ लर्निंग। ये आप सबके लिए है, मेरे लिए भी ये अप्लाई होता है सबके लिए। यू आर ऑलवेज़ लर्निंग। द प्रॉब्लम इज़ सम टाइम यू स्टॉप एंड थिंक यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ठीक है ना? कभी-कभी आपको आता है कि जी आप बहुत वाइज़ हो गए और जो है आपको अब दुनिया को समझ आ गई है, आपकी दुनिया में क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, दुनिया बदल रही है, तो आप कभी दुनिया को समझ नहीं सकते। यू नेवर रीच अ पॉइंट where you can stop to make an effort, but the road to knowledge is full of joy। ठीक है ना? कि नॉलेज की सड़क जो है ना, उसमें जो मजा है वो आपको कहीं नहीं मिलता। अब अगर मैं आपको ये सस्टेनेबिलिटी ना पढ़ा रहा होता, ये सब्जेक्ट में ना लेता, मैंने उसामा से, मेमन साहब से कह के कहा यार ये सब्जेक्ट मुझे दे दो, ये तुम लोग जो पढ़ा रहे हो ना, एनर्जी का, एनर्जी ऑडिट और फलाना उन्होंने बकवास। मैंने कहा मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता एनवायरमेंटल लॉज, क्योंकि जो चीज़ इस मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती उसको पढ़ा के मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद कर सकता। मुझे कहा मुझे ये सब्जेक्ट दे दो ताकि मुझे कुछ सोचने का मौका मिले, कुछ सीखने का मौका मिले। अगर मैं कुछ चीज़ सीख सकूँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चों के सवाल होते हैं, स्टूडेंट्स के जो सवाल होते हैं, वो मुझे सोचने में मजबूर करते हैं और फिर मुझे पढ़ने पे मजबूर करते हैं, किताबें देखने में मजबूर करते हैं। जो आम हालात में मैंने वहाँ पे अगर नौकरी में रहते हुए किताबें पढ़ी, तो मैंने वो किताबें पढ़ी जिनके अंदर इंटेलेक्ट नहीं था, वक़्त गुज़ारने के लिए। कि कोई फ़िक्शन की किताब पढ़ ली, कोई मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब हाथ लग गई, किसी ने खरीद ली है तो उसको आपने पढ़ लिया। अब मुझे वक़्त मिलता है कि मैं जो है जो जो किताबें मैं लोगों को कहता था, वो मुझे अब यहाँ बैठ के मुझे वक़्त मिलता है कि मैं पॉलो कोएल्हो को भी मैंने दोबारा से किताबें उसकी पढ़नी शुरू कर दी हैं। मैं एडवर्ड डी बोनो की किताबें भी पढ़ रहा हूँ। अभी मैं एक किताब लेके आया हूँ, मौका नहीं मिला मुझे पढ़ने का, लिव लाइक अ मॉन्क। ये एक सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है, सेठी के नाम से, जे सेठी के नाम से। वो तिब्बत में जाके मॉन्क के साथ उसने बड़ा टाइम गुज़ारा, उसकी किताब मुझे मिल गई थी, तो वो शुरू करूँगा पढ़ने के लिए। तो ये मुझे मौका मिलता है। अच्छा, ये मुझे बात अब समझ में आई है कि नौकरी आपको सब कुछ देती है, मतलब घर चलाने के लिए पैसे देती है, सब कुछ देती है, बच्चों की तालीम के खर्चे देती है, आपके किचन चलाती है, लेकिन साथ-साथ आपसे कुछ लेती भी है। आपका जो वक़्त फैमिली का होता है, वो आप फैमिली का वक़्त भी आप कभी-कभी आप नौकरी को देने में चले जाते हैं। तो ये इसके अंदर जो है मेरे पास इतना वक़्त है कि मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। मुझे आसानी ये है कि रिटायरमेंट के बाद अ, इतनी मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ना वो पैसे नहीं दे सकती जो कॉर्पोरेट देती है। लेकिन मुझे ये है कि मुझे अदर बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं ना इससे वो बहुत ज़्यादा है। ये बिसाइड द पॉइंट थी। प्रॉफ़िट जो है, कोई भी कारोबार जो है वो उसको प्रॉफ़िट के लिए किया जाता है। अब प्रॉफ़िट जो जनरेट आप करते हैं, दुनिया का उसूल है, जब से कम्युनिज़्म का डाउनफॉल हुआ है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है, ताकि लोग जो हैं, उनकी गुर्बत को आप कम कर सकें, लोग सरमायादारों के खिलाफ हों। आपने कभी सोचा है कि कोई भी आदमी जो है, वो $100 अरब डॉलर का मालिक कैसे बन जाता है? क्यों भाई? कैसे बन जाता है? आप ही के पैसे से बनता है ना वो, मेरे पैसे से तो नहीं, मेरे और आपके पैसे से बनता है ना। वो कोई सरमाया जनरेट तो नहीं किया है। बिल गेट ने कोई सरमाया, कोई ऐसे एसेट बनाए हैं उसने कि जो कि प्रोडक्शन दे रहे हों।
या फेसबुक वाले जो है, जो भी है, मार्क जो भी नाम है उसका, उसने क्या कोई ऐसा इदारा बनाया है, कोई फैक्ट्री बनाई है जहाँ पे कन्वर्ट होगा? नहीं, आपके इमोशंस को खरीद रहे हैं ना वो। आपके इमोशन से लेके वो करके जो है वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना? तो प्रॉफिट जो कमाना आपका राइट है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आप अगर दुकान भी खोल के बैठे हैं, अगर आपने आलू छोले की चाट भी आप बेच रहे हैं, वो कमाना आपका राइट है, लेकिन उसके अंदर आपको एक लिमिट होनी चाहिए। कराची के अंदर जो अच्छे रेस्टोरेंट हैं, उनका प्रॉफिट 100% है। अब तो खैर बंद हो गए रेस्टोरेंट, वरना ये क्या नाम है, मैं भूल गया उसका। कैफे फ्लो हो गया यहाँ पे, और हो गए। आप 5 स्टार होटल में चले जाएँ किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, एवरेज पर पर्सन बिल जो है वहाँ पे 2,500 से 3,000 रुपए आता है। तो आपके ख्याल में जो खाना आपको खिला के बेचता है वो, क्या 2,500 से 3,000 रुपए उसके खर्च? नहीं। उसकी लेबर लगा लें, उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगा लें, सब लगा लें, 100% कमा रहे हो। आप प्रॉफिट जो दीन ने हमें बताया है ना, वो हमारे दीन हमें ये कहता है कि प्रॉफिट जो है आटे में नमक के बराबर होना चाहिए। अब इतना तो आपको पता है कि आटे में अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो आपको रोटी खानी मुश्किल हो जाती है या नहीं है? ये हकीकत है या नहीं? सालन में अगर नमक ज़्यादा सही हो बात है जाएगा, सर। ठीक है ना? तो प्रॉफिट आपको उतना लेना है जितना में आटे में नमक। इसकी डेफिनिशन मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ की हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिकल गुड्स की, ये जो होते हैं ना, केबल वगैरह, बल्ब वगैरह, इनकी हथरी पे एक दुकान खोली। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 1970 की। वो दुकान क्या थी, केबल से शुरू किया था, बाद में उन्होंने दुकान ले ली। उन्होंने ज़िंदगी में एक उसूल बनाया था कि वो बोरापीर से सामान लेके आते थे। कॉस्ट उसकी निकाली, उसमें किराया उन्होंने डाला, अपना नौकर का खर्चा, बिजली का खर्चा सब डालने के बाद, सारे खर्चे डालने के बाद वो कहते थे कि मैंने 2.5 से 3% मुनाफ़ा लेना है, इससे ऊपर नहीं लूँगा। वो आखिर में 3% किया, और आप यकीन करें कि खुदा ने उनके कारोबार में इतनी बरकत डाली कि 1 दुकान से 3 दुकानें उन्होंने बना ली। क्यों? कि कम मुनाफ़े की वजह से 2 नंबर का माल नहीं बेचते थे। अगर 2 नंबर भी होता तो बता के बेचते थे कि ये पाकिस्तान केबल नंबर 1 है, ये पाकिस्तान केबल नंबर 2 है, ये पाकिस्तान केबल नंबर 3 है। इसकी कीमत ये है, इसकी कीमत ये है, इसकी कीमत ये है। आपने जो लेना है मैं आपको दे देता हूँ। मैं ये नहीं, वो कभी ये नहीं करते थे कि 2 नंबर को 1 नंबर कह के बेच दें या 3 नंबर को 2 नंबर कह के। सब वो कर इस तरीके, और उनको उन्होंने एक उसूल बनाया था, और उन्होंने अपने औलाद को भी ये नसीहत की कि जी 3% से ऊपर नहीं पढ़ना। लेकिन खुदा ने उनको इतनी बरकत दी कि उसी दुकान से उन्होंने पहले फ्लैट बनाया, फिर घर बनाया, घर के साथ बच्चे बड़े होते गए, उनको फ्लैट बना-बना के देते चले गए, क्योंकि उनका ताल्लुक जो था मेमन कम्युनिटी से था। लेकिन वो इस तरह के आदमी थे कि उन्होंने किया, लेकिन अल्लाह ने उनके हमारे यहाँ ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो आज आ गया ना, आज इसको ज़िबा कर लो, कल ये आए ना। लेकिन ये चीज़ जो इतनी नेगेटिव वाइब देती है ना कारोबार के अंदर, कि आप सस्टेनेबल कभी नहीं हो सकते। आपके पास वो नहीं आएगा। आपके पास होना क्या चाहिए? देखिए, कैश फ्लो होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। आपके पास पैसा होना चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, या अगर आप एक फल वाले की मिसाल ले लें, फल वाले की दुकान। उसके पास पैसे होंगे, उसको उधार पे तो नहीं मिलेगा ना। सब्ज़ी मंडी अगर वो जाएगा, तो उसने वहाँ जाके जो फल खरीदना है, कैश देके वो लेके आएगा ना। सुज़ुकी किराया देगा, लाके दुकान पे रख के बैठेगा, दुकान का जो किराया होगा वो सब डाल के, अगर वो ईमानदारी से बेचे ना, और गलत चीज़ ना बेचे। ये आपने ज़िंदगी में तजुर्बा किया होगा कि आप किसी से कोई चीज़ लें और आपको वो डिफेक्टिव चीज़ दे दे। आप दोबारा उस दुकान पे कदम नहीं रखेंगे, और 4 आदमियों को, बल्कि 10 आदमियों को आप बताएँगे कि फलाना दुकानदार चोर है, उसके पास। लेकिन सही बात है। अगर वही दुकानदार आपसे ये कहे कि जनाब, ये चीज़ जो आप माँग रहे हैं इसमें ये डिफेक्ट है, या मैंने शायद आपको ये बात बताई या नहीं बताई, लेकिन फिर जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मैं गुलशन में रहता था, मेरा बेटा बड़ा वाला माशाल्लाह वो जवान हो गया है। वो, मैं जब भी वीकेंड के ऊपर कोई घर के काम से निकलता था तो मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ निकलता था कि जी मैं जाऊँगा आपके साथ। 2.5-3 साल का वो मेरे साथ था, जाते थे हम। एक सब्ज़ी वाला था वहाँ पे, अरशद नाम था उसका। मैं उससे सब्ज़ी लिया करता था। तो बच्चा जिस तरह आपको तंग करता है, तो मैं कभी कहता था कि भई दानियाल तंग नहीं करो, अच्छा अभी ये करते हैं, दिला आइसक्रीम दिला देता हूँ ये। इस तरह की मैं बातें करता था। उसने वो नाम पिक कर लिया, ठीक है? एक दिन मैं पहुँच गया उसकी दुकान के ऊपर, मैंने पर्चा निकाला जो वालिदा ने, बेगम ने दिया था। मैंने कहा, अरशद ये दे दो, ये दे दो। उसने कहा, सर छोड़ें, सब्ज़ी तो इधर हूँ, आज दानियाल आपके साथ नहीं आया, ये बताएँ उसकी तबीयत तो ठीक है।
अच्छा, ये जुमला जो था, इस जुमले ने मुझे, ये अब आप ये बताइए, वो 8वीं जमात पास था, जो आप में से एमबीए कर रहे हैं या आपके जो कोलीग्स होंगे, आप जरा पता कर लीजिए कि लॉयल कस्टमर बनाने का तरीका क्या होता है। उसके एक इस जुमले ने मुझे लॉयल कस्टमर उसका बना दिया। उसके बाद मैं दोबारा किसी और से मैंने सब्जी नहीं खरीदी जब तक उस इलाके में रहा। और शायद अगर नहीं होता था, उनके उसके जो साथी कज़न वगैरह जो होते उनको पता होता था कि जी ये अरशद के ख़ास आदमी है, इस दुकान के अलावा कहीं नहीं जाते। एक जुमला उसका। दूसरी क्वालिटी क्या थी उसके अंदर, कि अगर जो मैंने सब्ज़ी माँगी है और उसके पास वो ताज़ी नहीं है, उसने कभी मुझे बासी सब्ज़ी नहीं दी। मुझे कहता था, भाई आप खड़े हो ज़रा, मैं आप दूसरी दुकान से ये आपके मतलब, उसका जुमला ये होता था कि ये आपके मतलब की नहीं, बेगम साहिबा नाराज़ होंगी आपके। बल्कि बाद में तो ये कहता था मुझसे कि जी आप पर्चा दे जाया करें, मैं घर पे पहुँचा दूँगा, आप क्यों परेशान होते हैं कि यहाँ पे खड़े होके आप 4 गाहक और भी आ रहे हैं, आप मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि वो प्रॉफ़िट भी लेता था, क्योंकि वो मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट देता था और उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जी आई केयर अबाउट यू, आई केयर अबाउट योर फैमिली। मुझे उसने अपना लॉयल कस्टमर बनाया। तो ये चीज़ें होती हैं कि प्रॉफ़िट जो होता है ना, सिर्फ़ आप पैसे की शक्ल में नहीं लेते, प्रॉफ़िट आप गुडविल की शक्ल में भी आप ले रहे हो, कि आपकी गुडविल क्या है। जैसे मैंने अपने दोस्त के वालिद की मिसाल दी, जैसे मैंने सब्ज़ी वाले की मिसाल दी, मैं आम ज़िंदगी की मिसालें आपको देता हूँ। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वाले की या बिल गेट्स की मिसालें देने से मुझे कोई हासिल नहीं होगा। जो जिनके साथ आप रिलेट कर सकें, उन्हीं मिसालों को मुझे आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, इस प्लैनेट के जो है ना रिसोर्सेज़, ये तीसरा जो हमारा ये ताल्लुक है इसके, मेरे पास अब 3 मिनट रह गए हैं क्योंकि सेकंड खत्म हो रहा है। इसके बाद मैं आपको ब्रेक दूँगा 20 मिनट का और उसके बाद लास्ट हम करेंगे, ठीक है ना? हमारे देखिए, ठीक है सर। ये बात हमने पिछले कोर्स में भी की थी कि पॉल्यूशन की कोई बाउंड्री नहीं। अगर मैं इंडिया हाई सल्फर कोल जला रहा है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा या उससे रिलेटेड जो भी बॉर्डर होंगे ना उनके ऊपर भी। 200, 300 मील, 400 मील तक जो है इम्पैक्ट आता है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। एनर्जी का वाटर रिसोर्सेज की जैसे भी हमने बात की, मैंने आपको किशन गंगा की बात बताई, वाटर की कंजर्वेशन की बात बताई, एनर्जी कंजर्वेशन की बात बताई। अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो ये जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं ना कि इंसान, उसको आपको देखना है, आपने अपने मुनाफ़े को भी देखना है, आपने इस समाज को भी देखना है, इस दुनिया को भी देखना है, इस पूरे दुनिया के माहौल को भी देखना है। कोई भी चीज़ अगर आप एक्सप्लॉइट करेंगे, आप कभी सस्टेनेबल नहीं हो। एनवायरनमेंट का ताल्लुक इकोनॉमिक्स से भी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो आपका एनवायरनमेंट मुतासिर हो जाएगा। सोशल डेवलपमेंट अगर आप एनवायरनमेंट पे और इकोनॉमिक पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, आप सोशली आपका फैब्रिक वीक होता चला जाएगा सोसाइटी का। जो कमज़ोर है, वो कमज़ोर होता जाएगा, गरीब गरीब-तर होता चला जाएगा। अब हमारा मसला क्या है? हमारा मुल्क जो है, चलें ये बाद में आके बात करूँगा कभी आपसे इस मौज़ू के ऊपर कि जो हमारा सरमायादार है, वो हमारे साथ इस मुल्क के साथ क्या कर रहा है। टैक्स वो दे नहीं रहा, अब टैक्स की वो चोरी करता है, हर तरह की वो चोरी करता है। गाड़ियों के अगर ऑटोमोबाइल को आप उठा के देख लें कि आप में से सब प्रोफ़ेशनल हैं, आप में से इस तनख्वाह के ऊपर कोई आदमी गाड़ी खरीद सकता है? द आंसर इज़ नो। गाड़ियों की कीमतें घटिया से घटिया गाड़ी मीरा टाइप की भी जो 15 लाख की उन्होंने पहुँचा दी है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है भाई, अब आखिरी मिनट चल रहा है तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। नमाज़ अभी हो रहे हैं 8:25, तो हम मिलते हैं 8:45 पे, ठीक है? या अगर 2-4 मिनट आगे भी हो जाएँ, आप नमाज़ पढ़ लें, कोई ठीक है ऐसा सर। इश्यू नहीं है। ओके? ओके सर। ठीक है सर। सर ठीक है 8:50 सर। में मिल लेते हैं, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। नमाज़ पढ़ लीजिए आप लोग, मैं भी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। जी सर। ठीक है सर। थैंक ठीक है यू। सर। ओके, थैंक यू।